Hello everyone, welcome back to my channel. We are going with LT grade preparation series, and in this connection we are in poetry section, and again I am with another poetry by Thomas Gray. Thomas Gray is a renowned 18th century poet. Okay, 18th century poet means he is a transitional पोएट 18th सेंचुरी के पहले क्लासिकल ट्रेड चल रहे थे, फिर 18th सेंचुरी के बाद या फिर 18th सेंचुरी के जस्ट लास्ट 18th सेंचुरी में रोमांटिक ट्रेड्स आ जाते हैं पोइट्स की पोइट्री में. तो ही थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी. सो ही इज़ अ ट्रांजिशनल पोएट. उनकी पोइट्री में हमें क्लासिकल और रोमांटिक दोनों ही ट्रेड्स देखने को मिलते हैं. कैसे देखने को मिलते हैं वी विल सी लेटर ऑन इन द पोइट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो a little bit about some important data of the poet. So date of the birth of the poet is 26 December. This is 26 December 1716. Place of birth is Cornhill, London. He died on 30th July 1771, Cambridge, United States. He was buried near his mother Tom in the churchyard of St. Giles Church at Stockbox. कहाँ पे बरी हुए थे? जहाँ पे उनकी मदर को बरी किया गया था, दैट इज़ सेंट गिल्स चर्च. सेंट गिल्स चर्च में जो कि स्ट्रॉक बॉक्स में है. इन प्लेसेस का नाम भी याद रखना ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स इन एग्जामिनेशन वी आर आस्क्ड टू नेम दैम. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? मदर्स नेम वॉज डोरोथी एंथ्रोपस ग्रे, फादर फिलिप्स ग्रे. ईटन कॉलेज फ्रेंड. ईटन कॉलेज पे इन्होंने एक पोइट्री भी लिखी हुई है ऑन द डिस्टेंस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ईटन कॉलेज. आगे यहाँ पे नेम भी आ गया है दिस वन, ऑन द डिस्टेंस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ईटन कॉलेज. तो ईटन कॉलेज के इनके कुछ फ्रेंड्स थे जिनको खास कर याद रखते हैं. फर्स्ट हैं हॉलेस वॉलपोल. हॉलेस वॉलपोल वही हैं जो आगे चल के ये थॉमस ग्रे ने ये पोइट्री लिखी थी, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. इसको जाकर के इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था, जिसके चलते इन्होंने इतना पॉपुलराइज़ कर दिया था इस एलिजी को कि थॉमस ग्रे को ये पब्लिश करनी पड़ी थी 1751 में. ओके, उसके पहले उन्होंने इसको पब्लिश नहीं की थी. देन हॉरेस वॉलपोल के बाद आते हैं थॉमस एस्टन, रिचर्ड वेस्ट. और थॉमस ग्रे के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं विच आर वर्थ ऑफ रिमेंबरिंग. दे आर Ode to the Spring, Ode to the West, the Sonnet on the Death of Richard West. Richard West इनके एक फ्रेंड थे. On the Distant Prospects of Eton College, Hymns to Adversity, Hymns to Ignorance, Ode to a Favorite Cat. एक कैट के ऊपर इन्होंने एक ओड लिखी हुई है. अच्छा, ये एलिजी है ना, इसमें ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती हैं. जैसे कि ओड में होता है ना कि किसी को एड्रेस किया जाए, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एड्रेसन मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो कि ओड के भी देखने को मिलेंगे. एक एटमॉस्फेयर जो है वो भी सॉलिन पेस्टोरल एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ है. जनरली ओड्स में भी इस तरह से कुछ होता है. सो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये भी बहुत लंबी सी पोइट्री, भी बहुत अच्छी है. द बार्ड, Ode for Music. Now there are some important books on Gray. थॉमस ग्रे के ऊपर भी लोगों ने बुक्स लिखी है. सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जॉनसन. इन्होंने लिखा है लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे. दिस इज़ द बुक रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे. रॉबर्ट एल मैक ने लिखी है थॉमस ग्रे अलाइव. डॉक्टर मिलफोर्ड ने लिखी है द पोइटिक वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे विद लाइफ. आगे विलियम वेलपॉल जॉन्स लिखते हैं थॉमस ग्रे स्कॉलर, द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ एन 18th सेंचुरी जेंटलमैन. ओके, अब इनकी क्या ट्रेजेडी है, व्हाट इज़ द स्टोरी. डिडक्टिसिज्म इसमें देखने को मिलता है. डिडक्टिसिज्म मतलब किसी को उपदेश देना. उपदेश देने की शैली किसकी है? डिडक्टिसिज्म. इसमें क्या है? उपदेश देता है पोएट. लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल. इसमें ये एक तरह से उपदेश देता है कि ऐसा मत करो. एम्बिशियस जो लोग हैं, वो साधारण लोग जो रस्टिक लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनके यूज़फुल टॉयल्स के ऊपर मजाक ना उड़ाएं, उनको मोक ना करें, मजाक ना उड़ाएं. तो एक तरह से उपदेशात्मक शैली भी इसमें आती है जो कि क्लासिकल पोइट्स का कैरेक्टर है.
और दूसरी चीज़ इसके अंदर रोमांटिसिज्म भी देखने को मिलता है। रोमांटिसिज्म पर्सनल फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। और फिर से इसके अंदर क्लासिज्म क्या देखने को मिलता है, इसमें एलेगरी भी, छोटी छोटी स्टोरीज बीच में डाल दी गई है। स्टोरी क्या डाल दी गई है, एक फार्मर हु इज़ गोइंग होम एंड देयर वाइफ्स आर वेटिंग फॉर हिम, चिल्ड्रन आर जस्ट एनविंग टू किस देयर फादर्स, लाइक दिस। ओके, छोटी छोटी सी स्टोरीज भी इसके अंदर डली हुई हैं, तो एनेक्डोट्स कह सकते हैं, छोटे छोटे से डले हुए हैं। तो एक तरह से ये जो है क्लासिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत अच्छी सी रिदम भी है पोइट्री के अंदर, लिरिकल भी है। ये पोएम लिखी गई है इयम्बिक पेंटामीटर्स में। ओके, इयम्बिक पेंटामीटर्स में। ओके, दिस पोएम इज रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। सो यहाँ पे एक हमें रिदम भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे क्लासिकल पोइट्री के ट्रेड्स हैं। रोमांटिसिज्म में क्या है, जनरली लोग कोई भी राइम या रिदम नहीं अपनाते हैं, जस्ट दे गो टू फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, एटसेट्रा। ओके, so both the characteristics of romanticism and as well as classicism are found in most of the Thomas Gray poetry, not only this poetry but in other poetry also. Now come over to the poetry. The curfew tolls the knell of parting day. कर्फ्यू छोटी सी घंटी है जो कि चर्च के ऊपर लगी है, टॉल्स रिंग करती है, रिंग करके क्या करती है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे। नेल क्या होता है, डेथ बेल जिसको बोलते हैं। डेथ बेल, कोई किसी की डेथ होती है तब ये बेल बजती है। अब यहाँ डेथ क्या हो रहा है, पार्टिंग डे, डे जा रहा है, पार्टिंग डे मतलब अलग होते हुए दिन के लिए वो कर्फ्यू घंटी, चर्च के आगे जो घंटी बजती है, घंटी टंगी है, वो बजती है। ओके, इट इज़ लाइक अ नेल विच इज़ इंडिकेटिंग द डिपार्चर ऑफ द डे, मतलब दिन ख़त्म हो रहा है, दिन जा रहा है। ओके, द लोविंग हर्ड, लोविंग मतलब कि जैसे सिर झुका करके जो चरते हुए, रंभाते हुए, जो हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वाइंड स्लोली ओवर द लीव, वाइंड मतलब धीरे धीरे सिमट रहे हैं, वाइंड अप हो रहे हैं, सिमट, वाइंड धीरे धीरे सिमट करके जब शाम होती है तो क्या होता है, सारे एनिमल ग्रुप में मुंह हिलाते हुए, रंभाते हुए चल पड़ते हैं। ओवर द ली, घास के मैदान के ऊपर चल पड़े। ली मीन्स ग्रास लैंड। ओके, ग्रास लैंड। ओके, द प्लॉमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। प्लॉमैन क्या करता है, जो प्लॉमैन मीन्स खेतों में हल चलाने वाला जो आदमी है, वो क्या करता है, होमवर्ड प्लॉट्स, होमवर्ड घर की तरफ चलता है, अपने कदम बढ़ाता है। प्लॉट्स मीन मूव हिज वियरी फुट स्टेप्स, भारी भारी से जो पैर हैं अपने फुट स्टेप्स समझ लो, फुट स्टेप्स। ओके, होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, वियरी वे। नाउ हेयर वियरी वे मीन्स बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो उसको पूरा रास्ता ही थका हुआ लग रहा है। नाउ हेयर दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, किसी और की क्वालिटीज़ किसी और के ऊपर डाल देना। अब यहाँ पे वियरी मीन्स थका हुआ कौन है, प्लॉमैन थका हुआ है, लेकिन क्या बता दिया, वे, रास्ता थका हुआ लग रहा है। जैसे हम कभी कहते हैं ना, द डे इज़ वेरी लेज़ी, दीज डेज आर हॉट। एक्चुअली क्या होता है, दिन गर्म नहीं होता है, मौसम गर्म होता है, हमको गर्मी फील रही होती है। दिन नाम की तो क्या कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है। या फिर रास्ता ठंडियों में रास्ता लंबा हो जाता है, अब लंबा नहीं हो जाता है, एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि लंबा हो गया है, क्योंकि हम पर असर हो रहा होता है उस चीज़ का। इसको एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि बोरिंग डे। कभी कभी हम कहते हैं ना, इट्स सच अ बोरिंग डे। बोरिंग डे एक्चुअली क्या होता है, डे तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन वो हमारे लिए बोरिंग है। तो बोरिंग क्वालिटी हमारी, हम बोर हो रहे हैं। द डे इज़ नॉट बोरिंग, लाइक दिस ओनली हेयर इज़ ऑल्सो। प्लॉमैन इज़ वियरी, थका हुआ कौन है, प्लॉमैन है, नॉट द वे। सो किसी और की क्वालिटीज़, लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ जब नॉन लिविंग थिंग्स पर डाल दी जाएं तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दिस इज़ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी। अब ये प्लॉमैन आगे आगे चला जा रहा है अपना वियरी वे को ट्रैवल करते हुए, एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, लीविंग द वर्ल्ड। पीछे जो वर्ल्ड बच जाता है
टू डार्कनेस एंड मी, पोएट तो अकेला वहाँ पे चर्चयार्ड पर बैठा हुआ है, एंड एवरीवन लीव्स, टू डार्कनेस एंड मी, वहाँ पे क्या बचता है, डार्कनेस और मी मीन्स पोएट। Now fades the glimmering landscape on the side. Now what is happening? लैंडस्केप जो थोड़ा थोड़ा सा चमक रहा था, ग्लिमर कर रहा था, क्योंकि सूर्य की रोशनी थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी, उससे ज़मीन थोड़ी सी चमक रही। नाउ फेड्स, अब फेड हो रहा है। ऑन द साइड, मेरी निगाहों में वो फेड होता जा रहा है। एंड ऑल द एयर अ सॉलेन स्टिलनेस होल्ड, और पूरी एयर में, पूरे वातावरण में एक शांत सी, काम सी शिथिलता व्याप्त हो गई है। पूरी स्टिलनेस होल्ड, पूरे की पूरे एयर के अंदर क्या हो गई है, एक शांति सी शांत सी शिथिलता, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पत्तियाँ नहीं मूव कर रही हैं, मतलब एक जो कि डॉन के, जो डस्क के टाइम जैसा माहौल होता है वैसा इसमें बताया जा रहा है कि वैसा हो रहा है। सेव वेयर, एक्सेप्ट, सेव यहाँ पर आया है एक्सेप्ट के लिए, एक्सेप्ट छोड़ करके उन जगहों को, वेयर बीटल व्हील्स, कहाँ, बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ किसकी आ रही है, बीटल, जो शाम को बहुत सारे कीड़े छोटे छोटे आवाज़ करते रहते हैं ना, दैट इज़ बीटल। हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, वो अपनी जो घुर्र घुर्र करके जो वहाँ पे उड़ रहा है, ड्रोनिंग फ्लाइट